नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश आखिर आजाद हुआ कैसे? आज हम इसी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को समझेंगे, एक आसान सी स्टडी गाइड की तरह, जिससे सारी जरूरी घटनाएं, लोग और कानून सब कुछ आसानी से याद रह जाए। तो सवाल यही है कि 100 साल से भी ज्यादा लंबी चली एक लड़ाई ने आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म कैसे दिया? इसका जवाब छिपा है कई छोटी बड़ी लड़ाइयों में, आंदोलनों में और अनगिनत बलिदानों की कहानियों में। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जब हम आजादी की लड़ाई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर बड़े बड़े आंदोलन आते हैं, लेकिन सच ये है कि कहानी वहां से शुरू नहीं होती। अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा तो बहुत पहले से सुलग रहा था। तो ये विद्रोह की पहली चिंगारियां कौन सी थी? आइए देखते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1855 में संथाल विद्रोह, फिर 57 का बड़ा गदर, फिर 59 में नील विद्रोह और फिर 1899 में मुंडा विद्रोह, एक के बाद एक। ये सब भले अलग अलग इलाकों में हुए, पर इन्होंने एक बात साफ कर दी थी कि भारत के लोग अब चुप नहीं बैठने वाले। यहीं से बड़े आंदोलनों की नींव पड़ रही थी। तो ये जो शुरुआती विद्रोह थे, इन्होंने आजादी की लड़ाई की जमीन तैयार की। 1857 का विद्रोह तो अंग्रेजों के लिए पहली बड़ी सशस्त्र चुनौती थी। नील विद्रोह ने किसानों को आवाज दी, तो वहीं संथाल और मुंडा विद्रोहों ने आदिवासी अधिकारों और उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। इन शुरुआती चिंगारियों के बाद अब लड़ाई का तरीका बदलने वाला था। अब ये सिर्फ अलग अलग जगहों पर हो रहे गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि ये एक संगठित पूरे देश का राजनीतिक आंदोलन बनने की ओर बढ़ रहा था। और इस बदलाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 1885, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। सोचिए, ये पहली बार था जब भारतीयों को अपनी बात रखने के लिए, अपनी राजनीतिक मांगे रखने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिला था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। कांग्रेस के बनने के बाद तो जैसे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर सी दौड़ गई। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा, तो जवाब में खड़ा हुआ स्वदेशी आंदोलन, मतलब विदेशी सामानों का बहिष्कार करो और अपने देश की चीजें अपनाओ। फिर 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया, जिसकी एक ही मांग थी, हमें अपना शासन खुद करने का अधिकार दो। जाहिर है, जब लोगों का गुस्सा और दबाव बढ़ने लगा तो अंग्रेज सरकार 1909 में मॉडल विंडो सुधार लेकर आई। इसके जरिए भारतीयों को सरकार में थोड़ी और भागीदारी दी गई। हाँ, ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इसने एक बात तो साबित कर दी कि संगठित विरोध का असर होता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है महात्मा गांधी की। उनके आने से आजादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब ये आंदोलन सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहने वाला था, बल्कि अब इसमें देश का हर आम इंसान शामिल होने वाला था। गांधी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक बड़े मास मूवमेंट्स हुए। 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध, फिर 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। हर अगला आंदोलन पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा असरदार था। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह। जैसा कि वो खुद कहते थे, सत्याग्रह वो शक्ति है जो सत्य और प्रेम से जन्म लेती है। मतलब बिना कोई हिंसा किए शांति के रास्ते पर चलकर अपनी बात मनवाना। और इस साधारण से लगने वाले विचार ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए गांधी जी के 4 सबसे बड़े अभियानों को याद कर लेते हैं। शुरुआत हुई 1917 में चंपारण सत्याग्रह से, फिर आया 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का मशहूर दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह और अंत में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा गूंजा। आंदोलनों के इसी दौर में बढ़ते दबाव को देखते हुए अंग्रेज 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लेकर आए। इससे भारतीयों को शासन में थोड़ी और भागीदारी तो मिली, पर ये उनकी उम्मीदों के सामने कुछ भी नहीं था। असल में इन आधे अधूरे सुधारों और रॉलेट एक्ट जैसे काले कानूनों ने ही असहयोग आंदोलन की आग को और भड़का दिया।